स्टूडेंट आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मैप देख रहे थे जिसमें मैप में जो है पार्ट 5 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 में हम क्या देख रहे थे कि भारत के जो है जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें भी मेन रूप से किस में बात कर रहे थे, सिर्फ जलीय के बारे में, जलीय सीमा के बारे में बात कर रहे थे। जलीय सीमा के बारे में इससे पहले भी बात किए थे कि भारत के जो है प्रायद्वीपीय भारत के कुल कितने तटीय राज्य है, तो तटीय राज्यों की संख्या टोटल कितना था, 9 था। ठीक ना, यहाँ से गुजरात से शुरू हुआ था, गुजरात हुआ था, और गुजरात के बाद यहाँ पर कौन था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल से आपका तमिलनाडु हो गया, फिर इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका था पश्चिम बंगाल था। कौन सा था आपका, पश्चिम बंगाल था। ठीक, तो ये हम देख चुके थे। ठीक, और इसी में क्वेश्चन देखे थे क्या कि सबसे लंबी तटरेखा किसका लगता है, तो वो आपका गुजरात का लगता है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो आपका हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो देखिए गुजरात वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से इसका पानी का लगा हुआ, और यहाँ वाला जो कुछ पार्ट है ये लैंड से लगा हुआ है। ठीक ना, इसलिए जनरली ऐसे पूछा जाता है कि लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात का। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा किसका है, तब आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो तट रेखा नाम, मतलब ये जो तटीय राज्य हुआ ही, लेकिन इसी का कुछ लोकल नेम है। ठीक ना, मतलब पार्टिकुलर राज्य में कुछ अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे कि मतलब कि आप लोग को भी पता होगा कि जैसे कि गांव में कुछ क्या होता है, कॉमन नेम होता है किसी चीज़ का। जैसे कि मेरे गांव में भी कुछ जगह का नाम है, जैसे कि उसको बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में उसको लखमीनिया बोला जाता है। ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। उसी तरह से जो ये जो हम तट पढ़ रहे हैं वो पार्टिकुलर राज्य का पार्टिकुलर नाम है, अर्थात कि सभी राज्य का जो है अपना अपना अलग से ये लोकल नेम दिया गया है, उसी को तट बोला गया है। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए गुजरात का जो ये क्षेत्र है, ये कौन सा है, ये आपका ये कौन सा खाड़ी है, तो ये आपका कच्छ की खाड़ी है। हम लोग देख चुके हैं। अब कच्छ की खाड़ी में जो ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, तो इसी के तट को क्या बोला जाता है, ककरापारा तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ककरापारा तट बोला जाता है। और ये किसका हिस्सा है, तो ये गुजरात का हिस्सा है। ठीक, फिर देखिए ये पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ दमन तक जाता है, दमन तक जाता है। तो देखिए ये लोग, आप लोग ये जान चुके हैं कि ये कौन सा खाड़ी है, तो ये आपका खंभात की खाड़ी है। ठीक है, खंभात की खाड़ी से थोड़ा सा नीचे ये दमन जो है, और यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आपको काठियावाड़ा तट बोला जाता है, या इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, सौराष्ट्र तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सौराष्ट्र तट बोला जाता है। ठीक, फिर देखिएगा यहाँ से दमन से लेके महाराष्ट्र होते हुए गोवा तक के तट को क्या बोला जाता है आपको जो ये कोंकण तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोंकण तट बोला जाता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ से गोवा से लेके यहाँ मंगलोर जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र है, यानी कि मंगलोर तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पार्ट को, तो ये बोला जाता है आपको कन्नड़ तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्नड़ तट बोला जाता है। ठीक, फिर देखिए मंगलोर से लेके और यहाँ कन्याकुमारी, प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या था, कन्याकुमारी था। तो वहाँ तक जो है तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस तट को, तो मालाबार तट कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से किस राज्य में पड़ता है मालाबार तट, तो ये केरल राज्य में पड़ता है। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हुएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि सबसे पहला पुर्तगाली जो आया था, वास्को डी गामा आया था, तो आप जानते हैं कि केरल राज्य में आया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वो किस तट पे सबसे पहले उतरा था, तो वो होगा कौन सा, मालाबार तट होगा। क्यों, क्योंकि मालाबार तट कहाँ पड़ता है, आपका केरल में ही पड़ता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ कन्याकुमारी से लेके, ठीक, कन्याकुमारी से लेके और विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र तक के तट को क्या बोला जाता है, ये कोरोमंडल तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है ना, मुख्य रूप से किस में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है अधिक क्षेत्र। ठीक, फिर देखिए विशाखापट्टनम से लेके
और यहाँ तक के क्षेत्र को, ठीक है ना, ये भी आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र है, इसको बीच में जो है ये क्षेत्र है, इसको गोलकुंडा तट बोला जाता है। और फिर देखिए यहाँ से लेके फिर यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, काकीनाडा तट बोला जाता है। और काकीनाडा तट भी किसी राज्य में पड़ता है, तो ये भी आंध्र प्रदेश का ही दोनों पार्ट है, ठीक है ना, दोनों का अलग अलग लोकल नेम है, ठीक है। यहाँ से फिर देखिए उड़ीसा वाले तट को जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, उत्कल तट बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखना है, उसे उड़ीसा उसे उत्कल, ठीक है ना। तो उड़ीसा वाले तट को क्या बोला जाता है, तो उत्कल तट बोला जाता है। और पश्चिम बंगाल वाले तट को क्या बोला जाता है, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से यानी कि बेंगा तट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेंगा तट बोला जाता है, ठीक। तो अब देखिए इसी में क्या होता है कि यहाँ आपको जो है काकीनाडा तट से लेके और यहाँ का जो उड़ीसा का जो उत्कल तट है यहाँ तक के सम्मिलित रूप को एक अलग से नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, ठीक ना। तो उत्तरी सरकार तट जो है किस किस राज्य में पड़ गया, यानी कि आपका जो आंध्र प्रदेश में भी आ गया और आपका किस में आ गया, तो उड़ीसा में आ गया। और उसमें कौन कौन से शामिल है, तो काकीनाडा प्लस उत्कल को ही क्या बोला जाता है, उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, ठीक। अब देखिए इस पे जो आधारित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किस तट पर सर्वप्रथम भारत में मानसून आता है। ऑप्शन देते हैं, एक है कोरोमंडल तट, और दूसरा होगा मालाबार तट, कोंकण तट, और लिखना है आपको गोलकुंडा तट, ठीक। तो आपको लोगों को आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो चलिए जिन्होंने मालाबार तट किए हैं उनका सही होगा, क्योंकि देखिए मालाबार तट जो है कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। और भारत में सबसे पहले जब मानसून आता है वो केरल राज्य में ही आता है, इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका मालाबार तट हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बताना है आप लोगों की कि कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच का नाम क्या है। तो ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा, काठियावाड़ तट, कोरोमंडल तट, काकरापारा तट और कन्नड़ तट। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा, जिन्होंने आंसर किए हैं काठियावाड़ तट, तो बिल्कुल सही है, आपका क्या हो जाएगा आंसर, काठियावाड़ तट, ठीक। फिर देखिए आप लोगों को बताना है इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, ठीक। ऑप्शन लिखिएगा, पहला मालाबार तट, दूसरा कोरोमंडल तट, तीसरा कोंकण तट, और चौथा हो जाएगा आपका सौराष्ट्र तट हो जाएगा, ठीक। तो बताइए इसमें भिन्न क्या है। तो अब देखिए भिन्न इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो क्षेत्र होता है यानी कि आपका एक होता है पश्चिमी तट होता है, एक होता है पूर्वी तट होता है। और पश्चिमी तट में जितने आपका जो है क्या कहते हैं, मालाबार तट और कोंकण तट और सौराष्ट्र तट, ये तीनों को तीनों जो है पश्चिमी क्षेत्र घाट में पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। और एकमात्र कोरोमंडल तट जो है इधर लिखा है वो आपका पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए चूँकि ये तीनों पश्चिमी क्षेत्र में है और ये पूर्वी क्षेत्र में है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए समुद्री सीमा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसमें से ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। इसमें देखना है कि किसी भी देश का जिसका जो है समुद्र से सीमा लगता है उसका कुछ अधिकार दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए उसी लिए जो है एक अनक्लॉज हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, मतलब समुद्र के बारे में ये एक लॉ बना था कि अगर कोई भी देश अगर समुद्र से लगा हुआ है तो उसका कितना क्षेत्र तक हिस्सा हो सकता है, तो इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था और ये जमैका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। और 1982 से पहले जो है ऐसा ही मतलब कोई कानून नहीं था इसके लिए, इसलिए बहुत जो है एक दूसरे देश में झगड़ा भी हुआ करता था, लड़ाई भी हुआ करता था। क्योंकि पहले कहा जाता था कि एक तोप का जो है मतलब जहाँ तक का जाएगा जो है एक तोप छोड़ने के बाद जिस देश का होगा मतलब उस देश का अधिकार उसी क्षेत्र तक होगा। इससे क्या होता था कि बहुत मतलब जो है हमेशा झगड़ा के जड़ बना हुआ रहता था। इसीलिए सभी देशों ने मिलके 1982 में जमैका में बैठ के एक समुद्र से संबंधित एक लॉ बनाया जिसी को अनक्लॉज बोला गया, ठीक ना। वो कब बना था, तो
1982 में बना था। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या क्या अधिकार दिया गया, जिस देश का जो सीमा अगर समुद्र से लगता है तो उसको क्या क्या अधिकार होना चाहिए। तो अब देखिए ये जो हम देखते हैं कि भारत का अधिकार कहाँ कहाँ कितना दूर है। ठीक, देखिए ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत ही क्यों बना है, क्योंकि समुद्र से संबंधित बातचीत हो रही है तो हमको वो वाला पार्ट से ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम प्रायद्वीपीय भारत को लेते हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि हम ये बनाते हैं ऐसे नॉर्मली हम बना देते हैं, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए ये जो है आपका टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। ठीक ना, ये जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, जैसे इधर से भी है आपका टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। ठीक ना, तो इसलिए जब ये कानून बनाया गया तो यहाँ पर एक बोला गया कि किस तरह से इसको मापा जाए, अधिकार जो दिया जाए किस तरह से दिया जाए, तो इसलिए इसके लिए एक आधार रेखा खींचा गया। आधार रेखा कैसे खींचा गया कि मान के लिए कि किसी देश का क्षेत्र इस तरह से है। ठीक, तो अब देखिए उसको जो है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचा गया, एक सीधी लाइन खींचा गया। ठीक, सीधी लाइन खींचा गया और इसी लाइन को बोला गया आधार रेखा बोला गया। क्या बोला गया, आधार रेखा बोला गया। और ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये जल वाला क्षेत्र होगा, ये जो भी है, तो ये जो है उस देश का आंतरिक जल कहलाएगा। जिस देश में ये पड़ता है उस देश का क्या कहलाएगा, आंतरिक क्षेत्र कहलाएगा। तो ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए भारत का जो है ये आंतरिक जल क्षेत्र हुआ और ये आपका क्या हुआ, ये आधार रेखा हुआ। अब इसमें कहा गया कि यहाँ से लेके आधार रेखा से लेके और 12 नॉटिकल मील दूरी तक क्षेत्र जो है भारत को दिया गया। और इसमें कहा गया कि ये क्षेत्र में जिस तरह से किसी भी देश का अपना लैंड पे अधिकार होता है, उसी तरह 12 नॉटिकल मील तक की दूरी पे उस देश, जिस देश से ये लगा होगा समुद्र, उस देश का अधिकार होगा। ठीक है, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है कितना, तो 1852 मीटर, या इसी को बोलेंगे 1.8 किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है उतना ही अधिकार भारत को है जितना कि भारत को अपने लैंड पे है। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्षेत्र दिया, इसी को बोला गया प्रादेशिक क्षेत्र बोला गया। क्या बोला गया, प्रादेशिक क्षेत्र बोला गया, और इसी को बोल लेते हैं टेरिटोरियल जोन बोला जाता है। ठीक, फिर दूसरा होता है आपका जो है अविच्छिन्न मंडल होता है, जिसको कॉन्टिन्यूअस जोन बोला जाता है। ठीक, तो इसका जो क्षेत्र होगा ये आपका आधार रेखा से लेके और 24 नॉटिकल मील तक की दूरी होगा। और इसमें क्या अधिकार दिया गया, तो इसमें अधिकार दिया गया भारत को, या भारत को दिया गया क्या कि यहाँ तक जो है भारत अपना जो है साफ सफाई भारत कर सकता है। प्लस अगर कोई भी देश का जहाज इस क्षेत्र में आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसको टैक्स देना पड़ेगा इस क्षेत्र में आने के लिए, तभी जाके इसमें प्रवेश कर सकता है। मान के चले कि कोई देश का जहाज आ रहा है और 24 नॉटिकल मील दूर डिस्टेंस से पहले ही वो लौट जा रहा है, तो उसको जो है टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, भारत साफ सफाई कर सकता है। प्लस क्या, ये कोई भी जहाज आता है किसी दूसरे देश का तो वो उससे टैक्स वसूल सकता है। ठीक, तो उसको क्या कहा गया, वो कितना मीटर, ये कितना दूरी है, तो ये 24 नॉटिकल मील की दूरी है। ठीक, फिर तीसरा क्षेत्र क्या है आपका कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जिसको क्या बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन बोला जाता है। वो जो होता है क्षेत्र वो आपका आधार रेखा से लेके 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को ही बोला जाता है क्या, एक्सक्लूसिव ये जो इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ठीक, और इसमें क्या अधिकार दिया गया, इसमें अधिकार दिया गया कि भारत का जो है, जैसे कि कोई भी देश है जिसको इतना अधिकार दिया गया इस क्षेत्र तक दिया गया है, तो वो कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। प्लस कोई अन्य देश यहाँ से मतलब घूम फिर के जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम फिर सकता है। और प्लस यहाँ पर जो है जो भी खनिज का काम होगा वो आपका जिस क्षेत्र में ये पड़ता है वो उस देश का मतलब है सरकार ही कर सकता है। ठीक, फिर देखिए 200 नॉटिकल मील के बाद वाले दूरी को बोला जाता है हाई सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाई सी बोला जाता है। अर्थात कि यहाँ 200 नॉटिकल मील के बाद वाले दूरी में कोई भी सभी देश का समान अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है, सभी देश का समान अधिकार होता है। अर्थात कि कोई भी देश आराम से यहाँ से आ जा सकता है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ मिलता है तो उसको खनन कर सकता है, खोज सकता है, निकाल सकता है, तो उसका कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये क्या होता है, ये पार्ट जो है जलीय सीमा से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। और इससे पीछे वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछे थे कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों से घिरा हुआ है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका लद्दाख हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए
ये जो आपका लद्दाख ये वाला जो पार्ट है, ठीक, आप क्या देखे थे, इधर से आपका यहाँ तक पाकिस्तान का है, ठीक, पाकिस्तान का था, और ये आपका क्या है, पाकिस्तान वाला ये क्षेत्र था। हम जितना ज़रूरत है उतना ही बना रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, देखे थे, ये आपका अफगानिस्तान था, और यहाँ से यहाँ तक आप क्या देखे थे, इधर तक आपका चाइना था। तो देखिए ये जो वाला आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए पाकिस्तान से भी घिरा हुआ है, इधर अफगानिस्तान से भी घिरा हुआ है, और ये आपका चाइना से भी घिरा हुआ है। तो इस तरह से ये कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ये लद्दाख हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना है, देखिए लद्दाख कैसे लिखते हैं, लद्दाख, ठीक है ना, और लॉ को इसे पलट दीजिएगा तो ये 3 बन जाएगा, अर्थात ये 3 देशों से घिरा हुआ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों का कि आप लोगों को बताना है कि कौन सी राजधानी, यानी भारत के राज्यों की कौन सी राजधानी है जो किसी देश के सबसे नज़दीक में स्थित है। ऑप्शन देते हैं, त्रिपुरा की राजधानी, उसके बाद आपको जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी, गुजरात की राजधानी, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की राजधानी। बताना है कि इसमें कौन सा राज्य की राजधानी जो है किसी भी देश के सबसे निकटतम स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आगे वाले पार्ट में आप देखेंगे हम जो है अक्षांश और देशांतर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि मतलब किस तरह से टाइम निकाला जाता है, कि मतलब जैसे कि अभी भारत में इतना समय, जो भी समय हो रहा है, किसी अन्य देश में कितना समय होगा, तो वो हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और बगल के बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।